Hello and welcome to a Republic Day special. As part of the Dettol NDTV Banega Swasth India campaign, join me in renewing our appreciation and support to the brave humanitarians, frontline workers and COVID warriors who have come forward and shown solidarity and humanity in this time of unprecedented need. स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान, जीवन का आज यही मंत्र। हमारी जो कोविड बीमारी चली थी उसमें उन्होंने अपना ऐसा योगदान दिया है कि उन्होंने अपनी परवाह तो की नहीं, लेकिन जनता की, हमारी और देश की जो सेवा की है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. दो हाथों की दूरी, इनको साफ रखना भी जरूरी, करना है जीवन का हमको सम्मान। I would like to thank all our frontline workers and our forces for helping us fight coronavirus. Vallari Nandi, thank you very much. 12-year-old Bharti is making and distributing masks for free among people in her community to help in the fight against COVID-19. Bharti's father is a waste picker and they live near the Bhalaspa landfill, so the need for masks is even more critical. With the help of her brother, she has distributed over 120 masks. Let's watch how this little compassionate girl has come forward to help. मैम मेरा नाम भारती है, मैं 12 साल की हूँ, मैंने 120 मार्क्स सिले हैं। मैम हम बड़े होके बनना चाहते हैं टीचर। मैंने देखा कि मेरे आसपास, मैं टीवी पे भी देखती थी, कोरोना बहुत फैल रहा है, मेरे आसपास कोई भी मास्क नहीं लगा था। और मैं कहीं जाती थी ना अपनी मम्मी के साथ बैंक वगैरह, वहाँ पे सब लोग मास्क लगाते थे और यहाँ पे मेरी गली में कोई लगाता नहीं था, मेरे आस पड़ोस के लोग कोई भी नहीं लगाते थे। मैंने सोचा इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने बोला भी इन्हें कि तुम लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हो, वो कोरोना इतना फैला तो सब कह रहे इतने पैसे कहाँ से आएंगे मास्क के। तभी मैंने अपने भाई से कहा, भाई मैं मास्क सिलना चाहती हूँ। तो फिर मेरे भाई ने कहा तो सिल भी पाएगी, मजाक उड़ा रहा था वो हमारा। तो मैंने कहा क्यों नहीं सिल पाऊंगी, अगर मशीन ठीक रहती तो मैं सिलती। तो उन्होंने कहा कि मशीन ठीक करवा लूँगी, पक्का सिलेगी ना। पहली बार में तो मेरे को लगा कि ये ऐसे ही टाइम पास कर रही है, कि मजाक बोल रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है बना के देख, अगर तेरे से बन जाए तो मैंने बोला हेल्प करूँगा मैं तेरी। तो फिर उसके बाद जो तेल वेल डालना था उसमें मशीन में ठीक करवाया, ख़राब हो रही थी, फिर वो ठीक हो गई। तो उसके बाद ये बना रही थी, पहले इसको समझ में नहीं आया, पहले तो इन्हें बनाया तो थोड़ा बहुत गड़बड़ बन गया था। तो फिर इसने दीदी से पूछा, दीदी कि कहाँ पर हमें मतलब ये बनाने को सिखा दो थोड़ा। तो उन्होंने बोला यूट्यूब पे सीख लो। तो मैंने यूट्यूब पे इसको सर्च करके दिया, तो इन्होंने देख कर बनाया थोड़ा बहुत। घर में पुराने कपड़े थे, हमने पुराने कपड़े ढूंढे, हमारे भाई ने अपनी पॉकेट मनी से हमारी मशीन ठीक करवाई, हमें सुई धागा वागा ला के दिया, उनके मास्क सिल के फिर मैंने लोगों को बांटे। तो वो लोग खुश हुए, तो कहते बहुत अच्छा काम करे। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, तो मैंने और भी मास्क सिले। हम लोग तो मैडम रोज के कमाने खाने वाले हैं, गरीब आदमी हैं। मैं रहते तो बहुत दिन से हो गई। लड़की की मेरे बचपन से बहुत हौसला है, छोटी पर से, बहुत छोटी थी तभी से, मम्मी मैं ये करूँगी, मम्मी मैं वो करूँगी। फिर कोरोना हो गया था, कहीं बच्चे जाते होते नहीं थे, ये अपना जाती थी ट्यूशन से खाना लेके आती थी। तो कहती मम्मी मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तो मैं कहीं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो कुछ करो, घर में करो। अपना बस लेके कुछ गुड्डा गुड़िया सिलती थी। फिर कहने लगी मम्मी मैं मास्क बनाऊँ, बोली बना लेगी। अब तो हाँ मैं देख के बना लूँगी। हमारे टीचर ने हमारी फोटोज भी देखी थी न्यूज़पेपर में, कह रही भारती तुम मास्क सिल, वो कह रही थी कि ये अच्छा काम कर रहे हो बहुत। मैंने कहा यस थैंक यू मैम। मेरे दिल में नहीं था जो मेरे इतने गरीब बच्चे को, मेरी बेटी इतना मैंने आगे को बढ़ाई। खुशी तो है
कि मेरी बच्ची आगे को अब कुछ कर लेगी अपना मेहनत से भी। अब हम नहीं करा पाएंगे तो अपना मेहनत से भी आगे, जब तक ले मेरा शक्ति है, साहस है, उतना तो कराऊंगी। और जैसे आप सहारा लगा दिए, ऐसे सहारा मिल जाएगा तो आगे को मेरी बेटी अपना ज़िंदगी बना सकती है, इतना हौसला है। कोरोना अगर हम मास्क लगाते रहेंगे, हाथ हर समय पे हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे तो कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा स्कूल भी खुल जाएंगे। And now let's meet an environment and sustainability changemaker, Odette Karchuk, someone who's been working towards a cleaner city and a greener planet. Through the beautiful Bengaluru initiative, it's a citizens initiative which she co-founded. But now Odette is using her expertise on behavior change on something which is very, very crucial because of the COVID-19 pandemic. It's called Stop India Spitting Movement. It was way back in 2009 when my then young daughter was bouncing her ball in the dusk one evening. It came up wet on her hand because she had bounced it on a blob of spit she couldn't see. It was a personal experience, as disgusting as it is to recount, that got me involved with this social menace of spitting in public places, which we have tolerated in India for too long. March 2020, when COVID first came to the country and we were hearing preventive measures, masks, sanitizer, wash your hands properly, 20 seconds we were being told, and it was this very stretch of street that I was looking over out of my kitchen window when I was furiously washing my hands regularly, and I could see people down on the street below, and it hit me that here we are taking all these precautions, but no one is talking about spitting in public places. It was March 16th that through Beautiful Bharat, better known as Beautiful Bengaluru, the social initiative that I co-founded, we took out a petition to the Prime Minister asking that spitting should be made punishable to restrict coronavirus, with intent to draw attention to this gap in the COVID preventive measures and the potent role of COVID in spreading, of saliva in spreading COVID. Within 3 weeks, we had over 41,000 signatories across the country, and we followed it up with, an open letter to the PM. So spitting in public places became a national priority. That, however, was just the first step of a long journey, and we have embarked on a movement which needs to be a mass national movement. If you look at people, they are wearing masks, keeping the 6-foot distance, using hand hygiene, which are government COVID preventive measures, but you see them lifting, spitting and putting it back. So these first 3 measures are very important, no doubt, they are necessary, but they are not sufficient to stop COVID spread if the same person wearing a mask is spitting. So we need to build in that awareness that between the link between saliva and COVID spread. There's a good percentage, maybe in the south about 50%, who spit just plain saliva out of habit because they were not taught anything differently. And here's the reason why. I've been talking to a lot of people on the streets to understand why they spit. They believe that saliva is a waste from the body, just like excreta or urine, which is actually not the case. So we've been at it, yes, now for several months, and one of the first contact points, if we are intending to bridge that gap, knowledge gap, that spitting spreads corona, spitting must stop, one of the first steps was to get apartments to put up signs like this, apartments, shops, because it immediately brings the link with spitting and corona.
So we have partnered with many networks, civic bodies, RWAs, especially across Bengaluru where we are located and across the country. Bangalore International Airport has amazing signage, and there is confirmation from all stakeholders who have this signage that it is making a definite difference with a reduction in spitting. Airports are places where people congregate, whether they're passengers, employees, vendors, meeters and greeters. And we see this as a great opportunity as well as our responsibility to communicate messages of public good. In the midst of this pandemic, we thought one of the most important messages could be to get people to stop spitting so as to prevent the spread of this disease. And so we partnered with Beautiful Bharat's Stop India Spitting campaign and used the airport landscape to communicate far and wide in multiple different languages so as to maximize the spread of this message. Because I've had people say, why isn't it Stop Spitting India? When I say Stop Spitting India, I'm addressing only that part of India that spits and the rest tune out. But this is a call to action to every Indian, especially if they don't spit, to get involved, to drive the change. Because if those who don't spit tune out and say it doesn't involve me, this problem will continue forever. So the survey we did, we had 2 questions specifically. One was before Corona came, and if you were walking on a street and you crossed someone spitting on the street, what would you do? 55 to 60% in varying age groups said, I will not get involved, I would turn the other way. And the last question was, after Corona, now that COVID is here, what would you do if you stop past someone spitting on the street? And only 11% said they will not get involved. So an overwhelming 89% are willing to engage, which means this is the time for us to really launch this mass movement, because people are willing to get involved to stop India spitting. During unprecedented times like this, there is a need to take responsibility to protect and support our communities. Alumati Ray from Bhopal, Jatkheti Islam, has been a warrior of change. She's helped people of her community to get access to toilets, understand what the COVID-19 pandemic is all about, and also distributed menstrual hygiene products during lockdown. कोरोना काल में महिला बोलते ये बीमारी ऐसा कुछ नहीं है, बोले ये विदेश के लोगों के लिए है, हमारा इस देश में ये बीमारी नहीं है। जब फिर धीरे धीरे पब्लिक को लगा कि नहीं, भोपाल में भी टीवी चैनल में मोबाइल में आने लगा कि इतना पैसे निकला, इतना कुछ है, तो उस समय फिर महिला मतलब दहशत में आने लगा। गरीब लोग क्या है कि इतना पैसा दे के हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो हमें इस चीज को घर पे ही मतलब उपयोग करना चाहिए। किस तरह कोरोना से बचना है, महिला घर से निकलना अचानक मतलब सब घर पे है, तो उनको किस तरह मतलब घर पे रहना चाहिए, तो उनको दिक्कत आ रही, तो हम सब बहन मिलके एक एक गली में जाके 4-5 महिला मिलके उनको समझाया कि देखो अपना घर पे बच्चे को भी घर पे रखें, घर से ना निकले, यदि अगर इमरजेंसी काम है तभी आप घर से निकलो। बार बार मतलब हाथ धोने का भी तरीका उनको सिखाया कि किस तरह हाथ धोना चाहिए, कैसे सैनिटाइजर करना चाहिए, हमें घर आने के पहले हाथ पैर धोना चाहिए, कपड़ा भी अगर रोज ना धो तो धूप में रखना चाहिए। फिर हर घर के दुकान के सामने 2 हाथ दूरी पे गोलाई बना के रखा हमने। आराम सस्ता, वाटर रेट इंडिया, इनके द्वारा भी हमने खाना वाने का भी बहुत वितरण किया, सबके हेल्प किया। और सबसे ज़्यादा पानी की भी दिक्कत था, तो आराम संस्था में 2 टैंकी की हमने इंतजाम किया। ये रखा है काला टैंकी और एक आगे है। Women are the one who basically suffered because of water and sanitation the most. Alumati Ray was such a woman with all that quick learning, having time to have a talk with the people. She has been the one who has taken as a leader for all the issues. So in Corona times, if you see the Corona times, she was the one who coordinated with the municipal corporation team. WaterAid just facilitated having the people who were having no food. And she was the one who coordinated with the particular team member. WaterAid just provided the platform. अपना यहाँ पे लगभग 200 परिवार है,
उसमें डिपिकल बच्चा 8 परिवार था। एक विकलांग डिपिकल बच्चा ऐसा था कि उनके घर पे शौचालय नहीं है, तो उनके लिए हमने शौचालय का प्रावधान किया। दीदी लोग ने 2-3 बार आया, हमें समझाया कि क्या था, बना लो शौचालय, तो हमने बनवाया। अभी क्या था, उससे हमें बहुत अंतर हो गया और क्या था, बीमारी से हम लोग दूर हो गए। किशोरी बालिका महिलाओं के लिए मतलब बेड वगैरह नहीं मिला, दुकान बंद था, सब्जी वगैरह जैसे सैनिटाइजर वगैरह, साबुन, ये बहुत ही दिक्कत था। तो हमने नगर निगम द्वारा, आराम संस्था द्वारा ऐसा एनजीओ के हेल्प से साबुन, सैनिटाइजर और मास्क और कुछ ऐसा चीज़ भी है कि जो ज़रूरतमंद खाने पीने का चीज़ भी आए किट बन के, और वो हम घर घर पे वितरण किया। घर के महिला को बाहर निकलने नहीं दिया, और खास करके जो 50 साल के ऊपर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी हमने घर से निकलने नहीं दिया। बस्ती में ये बदलाव आया जो कि पहले कचरा कहीं भी फेंक देना, कभी जैसे घर से आए, कहीं से बाहर से आए, हाथ पैर नहीं धोना, अंदर घुस जाना। तो अब ये बदलाव आया कि जब भी आते हैं तो पहले सैनिटाइजर है, साबुन है, किसी भी प्रकार का जो भी है हाथ धोते फिर जाते। दूसरी बात, स्वच्छता के बारे में जो कचरा है फेंकते हैं वो अब कूड़ेदान में डालते हैं, और पानी की व्यवस्था साफ सुथरी है। तो सब मतलब इसी प्रकार से बदलाव आ गया। इस तरह पूरा महिला इतना एकत्रित होकर हमने काम किया है, महिला को जागरूक किया है, और साफ सफाई, कचरे, कूड़ा में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के वजह से एक भी पैसे नहीं निकला। और बहुत खुशी की बात है कि 1 साल होने गए और आगे भी इस चीज़ को सब ध्यान रखा है कि ये बीमारी अपना इस एरिया पे नहीं आएगा। When the coronavirus hit India, an army of nurses rose up to fight it. Nurses have been a huge source of comfort for patients alone in isolation and COVID wards. Nurse Chandani's desire to resume her duties so that she could help her fellow members, that's nurses, doctors, to fight against this virus, made her cross borders. In fact, after delivering a baby, she drove all the way from Visakhapatnam to Mumbai during the lockdown to join the forces. My name is Chandni Nisla, working as an infection control nurse in Wockhardt Hospital, Mira Road. I was delivered in the month of November 7th. So I was on maternity leave, and I went to, due to maternity leave, I went to my native place at my mother's place, Visakhapatnam. Due to lockdown, I was stuck in Visakhapatnam, and I thought it will be released within 2 weeks or 3 weeks, but it extended till May and June. So it was a actually tough time. I have lot of scared, afraid, because everything is new to nation only. So initially my family members also not allowed to go Mumbai, and they said they have refused, no, stay back, because you are, since in maternity leave, you continue your you extend your leave. In my mind, I have some zeal to come and join, because this is the time I have to serve. आगे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो, काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हमको हेल्प किया पास के लिए, फिर हमने वहाँ से गाड़ी हमने बुक किया। वहाँ से तकरीबन 1500 किलोमीटर था, रोड का ट्रैवल था, रोड का जर्नी था, काफ़ी बड़ा ट्रैवलिंग टाइम था। मुझे काफ़ी डर था 2 बच्चे को लेकर कैसे मतलब ट्रैवल करेंगे, एक और मेरी माँ ऊपर से कैंसर पेशेंट है। Being an infection control nurse, you have to help healthcare workers who are working for COVID-19. And I have 6 months old baby, so I have to, he is on breastfeeding, so definitely that has to be interrupted. So I said my mother-in-law, she also supported me. She said, if you are getting positive, if you are quarantined, don't worry. I will take care of your younger one and elder one. It is a challenging thing to me, and especially I have small kid and giving breastfeeding and all. But I have taken precautions. I am risking my mother-in-law also. She is a cancer patient. फिर बच्चों को कैसा संभालेंगे उसको भी डर है, मेरे को कैंसर है, कोई सपोर्ट नहीं इधर। मैं बोल रही है तेरा प्रोफेशन वही है तो तेरे को जाना ही है, तेरे को कुछ भी हुआ तो हम लोग देख लेंगे, फिर हम तो बच्चों को मैं संभाल लूँगी। So I used to ensure myself to do hand hygiene frequently and
So after reaching home, I used to take bath and sanitizing everything, whatever I have carried to the hospital, and especially the even children also I used to like away whatever things I have carried. कभी उसको भी अप्रिशिएट मिलता है तो अच्छा लगता है घर पे. अपने आप को वही फक्र महसूस करते हैं कि भाई वो आगे जाके लोगों की सेवा कर रही है, देश की सेवा कर रही है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है. मेरी मम्मी हॉस्पिटल गई थी ना, फिर मुझे बहुत प्राउड फील आया था, और फिर मम्मी जब भी ना घर पे आई तो मुझे अच्छा लगा. Everybody, those who are working in hospital setup during COVID era, like definitely they have to have family support. Then we can achieve anything like this. The COVID-19 pandemic has exposed many ordinary people with extraordinary stories, those who have come forward to help in every way possible, from collaborating to stitch masks, to delivering sanitary towels, running community kitchens to talk about the virus so that they can spread awareness. We salute the courage and bravery of COVID warriors all across the country.